प्रिय विद्यार्थियों, आज हम कक्षा 12 हिंदी की पाठ्यपुस्तक आरोह भाग 2 के काव्यखंड के अध्याय 9 में वर्णित कवि फिराक गोरखपुरी द्वारा रचित रुबाइयाँ और गजल से संबंधित अभ्यास प्रश्न हल करने जा रहे हैं। वीडियो भाग 1 में हमने कवि फिराक गोरखपुरी का परिचय, इनका कृतित्व और व्यक्तित्व के बारे में जानकारी प्राप्त की है। वीडियो भाग नंबर 2 में फिराक गोरखपुरी द्वारा रचित रुबाइयाँ का अध्ययन हमने किया है, इनका भावार्थ ग्रहण किया है, इनका अर्थ हमने ग्रहण किया है। वीडियो भाग नंबर 3 में हमने फिराक गोरखपुरी द्वारा रचित गज़ल का अध्ययन किया है, इनका हमने अर्थ ग्रहण किया है, इनको बहुत अच्छी तरह से हमने समझ लिया है। आज हम फिराक गोरखपुरी द्वारा रचित रुबाइयाँ और गजल से संबंधित अभ्यास प्रश्न हल करने जा रहे हैं। पहला प्रश्न है कविता के साथ पहला प्रश्न है, शायर राखी के लच्छे को बिजली की चमक की तरह कहकर क्या भाव व्यंजित करना चाहता है? कवि राखी के लच्छे को बिजली की चमक की तरह कहकर क्या भाव व्यक्त करना चाहता है? शायर राखी के लच्छे को बिजली की चमक की तरह बता रहा है। जिस प्रकार घटा में बिजली समाई हुई रहती है, चमकदार बिजली घटा में समाई हुई रहती है, उसी प्रकार शायर राखी के लच्छे को भी बिजली की चमक से युक्त बता रहे हैं। इस प्रकार उसने ये भाव अभिव्यक्त किया है कि राखी के धागे बिजली की तरह स्वच्छ, पवित्र एवं चमकदार होते हैं। वे बादल और बिजली की तरह भाई बहन के अटूट संबंध के प्रतीक हैं। भाई और बहन के स्नेह के अटूट बंधन के सूचक हैं। उनकी चमक भाई और बहन के मन में अनंत प्रेम और उत्साह पैदा करती है। अगला प्रश्न है, खुद का पर्दा खोलने से क्या आशय है? प्रश्न पूछा जा रहा है कि खुद का पर्दा खोलने से क्या आशय है? खुद का पर्दा खोलने का आशय यह है कि अपना वास्तविक स्वरूप प्रकट करना, अपनी खुद की कमजोरियों को और अपनी खुद की खूबियों को व्यक्त करना। प्राय लोग दूसरों के दोषों की निंदा करते हैं, दूसरों के दोषों का बढ़ चढ़कर बखान करते हैं, दूसरों के दोषों का बढ़ चढ़कर बखान करते हुए निंदा रस में आनंद की अनुभूति करते हैं, परंतु अपने दोषों को व्यक्ति छिपा लेना चाहता है। जब कोई व्यक्ति किसी की बुराई और निंदा करता है तो इस काम द्वारा वह अपने चरित्रगत दोषों को भी लोगों के सामने प्रकट कर देता है। उसकी असलियत से पर्दा हट जाता है। इस प्रकार वह अपना पर्दा अपने आप खोल देता है। कवि कहता है कि वे सारे लोग जो मेरी बुराई करना चाहते हैं, मेरी बुराई करके मेरे रहस्यों को उजागर करना चाहते हैं, उन लोगों को यह जान लेना चाहिए कि वे मेरा रहस्य उजागर नहीं कर रहे, बल्कि वे तो अपना स्वयं का ही पर्दा उजागर कर रहे हैं, स्वयं का ही रहस्य उजागर कर रहे हैं, स्वयं की ही कमजोरियों का बखान कर रहे हैं और स्वयं का कमजोरियों से भरा हुआ जो उनका चरित्र है, उनके साथ जुड़े हुए जो रहस्य हैं, वो उनको उजागर कर रहे हैं। वह अपने ईर्ष्यालु स्वभाव को जगजाहिर कर देता है और इस प्रकार दूसरों की निंदा करने वाला व्यक्ति अपने हृदय में ईर्ष्या के भावों को व्यक्त करते हुए दूसरों के बारे में बताता है। तो इस प्रकार से करते हुए वह व्यक्ति खुद अपनी ही कमजोरियों को बताता है। अपने ही कमजोरियों को बताते हुए उसे ऐसे लगता है मानो वह दूसरे का पर्दा खोल रहा हो, वस्तुतः वह स्वयं का ही पर्दा खोलता है। अगला प्रश्न है, किस्मत हमको रोलेवे हैं, हम किस्मत को रोले हैं। इस पंक्ति में शायर की किस्मत के साथ तनातनी का रिश्ता अभिव्यक्त हुआ है। इस पंक्ति में शायर ये कहता है कि मुझे ऐसी किस्मत मिली है, मेरे जीवन में निराशा, वेदना, दर्द और दुख ही मुझे प्राप्त हुआ है
और किस्मत कहती है कि मुझे ऐसा व्यक्ति मिला है जो व्यक्ति हमेशा किस्मत के भरोसे ही बैठता है, कर्म करते हुए अपनी किस्मत को बदलने के बारे में सोचने के बजाय सब कुछ किस्मत के सहारे ही पा लेना चाहता है। कवि के बीच में और किस्मत के बीच में एक तनातनी का रिश्ता है। तो ऐसा क्या है, इसके बारे में चर्चा कीजिए। शायर व्यक्तिगत जीवन में अभावग्रस्त है, उसके जीवन में वेदना है, दर्द है और विभिन्न प्रकार की परेशानियां हैं। शायर व्यक्तिगत जीवन में अभावों के कारण ऐसा मानता है कि किस्मत उसका साथ नहीं दे रही, भाग्य उसका साथ नहीं दे रहा है। प्राय शायर अति भावुक स्वभाव के साथ में विरह प्रेम से भरा हुआ है। उसके हृदय में उसकी प्रेमिका से प्राप्त प्रेम से उत्पन्न जो विरह है, उसके भाव उसके हृदय को व्याकुल बनाए हुए है। और इस प्रकार से प्रेमी का हृदय इन विरह वेदनाओं से और विरह वेदना से संपृक्त भावों से भरा हुआ है। इस कारण वह बदकिस्मती के लिए सदैव रोता रहता है, अपनी किस्मत को कोसता रहता है, अपनी किस्मत पर दोषारोपण करता रहता है। कवि अपनी किस्मत से और किस्मत कवि से, कवि अपनी किस्मत से तथा कवि की किस्मत कवि से असंतुष्ट है, यानी दोनों ही एक दूसरे से असंतुष्ट है। इनके बीच में तनातनी का रिश्ता है, उनमें आपस में तनातनी का रिश्ता है और ये तनातनी का रिश्ता कभी भी खत्म होने वाला नहीं है। सामान्य तौर पर कवि के जीवन में जो निराशा है, जो दर्द है, जिस प्रकार की परेशानियां हैं, जिसको वो किस्मत का दिया हुआ मानते हैं, और किस्मत भी व्यक्ति का तभी सहारा बनती है जब व्यक्ति कर्म करके अपने कार्यों के बलबूते पर अपनी किस्मत को बदल देता है। तो यहाँ पर उन दोनों के बीच में आपस में तनातनी का रिश्ता है। ये तनातनी का रिश्ता कभी खत्म होने वाला नहीं है, क्योंकि शायर और उसकी किस्मत का साथ कभी भी छूटने वाला नहीं है। शायर की किस्मत का साथ छूटने वाला नहीं है और जैसी शायर की किस्मत अभी है वैसा ही आगे भी रहने वाली है। गोदी के चांद और गगन के चांद का रिश्ता बताइए, टिप्पणी करें। तो गोदी के चांद और गगन के चांद का जो रिश्ता है उस पर हम टिप्पणी इस प्रकार से कर सकते हैं। गोदी के चांद से तात्पर्य है अपना पुत्र, अपना प्यारा पुत्र, अपने जिगर का टुकड़ा, अपना अत्यंत प्रिय स्नेहिल शिशु, उसे कहते हैं गोदी का चांद। गगन के चांद से गोदी के चांद का पुराना रिश्ता है। जो नन्हा सा शिशु है, जो जिगर का टुकड़ा है, जो हृदय का टुकड़ा है, जो गोदी का चांद है, उसका संबंध गगन के चांद से है। गगन का चांद को चंदा मामा कहा जाता है। बच्चे माँ से चंदा को लेने के लिए तथा उस खिलौनों से खेलने की जिद करते रहते हैं। नन्हे नन्हे शिशु आकाश में चमकदार चंद्रमा को देखकर सहज ही, अनायास ही उस चमकदार श्वेत धवल चांदनी बरसाते हुए चंद्रमा की ओर आकर्षित हो जाते हैं और उसे खिलौनों के रूप में लेने की जिद करते हैं, मचल जाते हैं, ठुनक जाते हैं और अपनी माँ से कहते हैं कि मैया मुझे तो ये चंद्र खिलौना ही चाहिए। बच्चे माँ से चंद्रमा को लेने के लिए उस खिलौनों से खेलने की जिद करते हैं। माँ चंद्रमा की परछाई पानी में या दर्पण में दिखाकर बच्चों को खुश कर देती है और माँ भी अपने बच्चे की खुशी के लिए चंद्रमा की परछाई को पानी में दिखा देती है अथवा दर्पण में दिखा देती है और अपने बच्चे को प्रसन्न कर देती है। गोदी के चांद और गगन के चांद के बीच में मामा भांजा का रिश्ता है, एक स्नेहिल रिश्ता है, एक आत्मीयता का रिश्ता है। और इस प्रकार का जो रिश्ता है गोदी के चांद और गगन के चांद के बीच में, वो बहुत प्यार भरा हुआ रिश्ता है। सावन की घटाएं और रक्षाबंधन का पर्व, इस पर टिप्पणी कीजिए। रक्षाबंधन का जो त्योहार है यह श्रावण मास की पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है। श्रावण मास होने की वजह से बारिश का मौसम होता है, आकाश में घटाएं उमड़ती घुमड़ती रहती है, रिमझिम बारिश होती रहती है, पानी की फुहारें पड़ती रहती है और इस प्रकार से बेहद सुहावने मौसम में यह भाई बहन के आपसी प्रेम, सद्भाव, आत्मीयता का पर्व रक्षाबंधन मनाया जाता है। वर्षा ऋतु में श्रावण मास की पूर्णिमा को रक्षाबंधन का पर्व मनाया जाता है।
यह पर्व भाई बहन के अटूट पवित्र प्रेम का प्रतीक होता है। इस दिन बहन अपने भाई की कलाई पर रक्षा सूत्र बांधती है, बहन अपने भाई की कलाई पर राखी बांधती है, माथे पर रोली का तिलक लगाती है। यह कामना करती है कि उसके भाई को सदैव विजय श्री प्राप्त होती रहे, जीवन के हर क्षेत्र में उसके भाई को सफलता मिले, विजय मिले, यश मिले, कीर्ति मिले, और इस प्रकार से उसकी जीवन में सुख समृद्धि की कामना करते हुए उसके माथे पर तिलक लगाती है, हाथ में रक्षा सूत्र बांधती है और उसको मिष्ठान भेंट करती है और अपने भाई का मुंह मीठा करती है, उसे मिष्ठान खिलाती है। भाई भी बहन को भेंट स्वरूप समुचित उपहार देते हैं। भाई भी अपनी बहन को भेंट स्वरूप समुचित उपहार देते हैं और संकट के समय अपनी बहन की रक्षा करने का वचन देते हैं। भाई बहन का यह त्योहार बहुत ही अनुपम भावों से भरा हुआ है, जिसमें भाई और बहन एक दूसरे के प्रति स्नेह की अभिव्यक्ति करते हैं, हृदय के कोमलतम और मधुरतम भावों का आदान प्रदान करते हैं। सावन में घटाएं आकाश में उमड़ती है, घुमड़ती है और काले कजरारे बादल आकाश का दृश्य बहुत ही मनोरम कर देते हैं। मौसम बहुत सुहावना हो जाता है और इस प्रकार सावन में घटाएं आकाश में छाई रहती है, तभी ये त्योहार मनाया जाता है। तो इस प्रकार से सावन की घटाएं और इन घटाओं के मध्य रिमझिम फुहारों के बीच में रक्षाबंधन का पर्व मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, इन रुबाइयों से हिंदी, उर्दू और लोक भाषा के मिले जुले प्रयोगों को छांटिए। इसमें जो हिंदी के शब्द आए हैं, जो उर्दू के शब्द आए हैं और जो लोक भाषा के शब्द आए हैं, जिनका जो प्रयोग किया गया है इन काव्यांशों में, इन काव्य पंक्तियों में, उसे छांटिए। हवा में लौका देती है, गेसुओं में कंघी करके, घुटनियों में लेके पिन्हाती कपड़े, छाई है घटा गगन की, जिद आया है, बालक तो है ही। इसका उत्तर होगा हवा में लौका देती है, यानी इसमें लौका देती है, ये लोक भाषा का शब्द है। लौका देना, उछाल देना। माता हृदय में बहुत अधिक प्रेम के भावों को प्राप्त होते ही अपने बच्चे को दोनों हाथों में उठाकर ऊपर की तरफ उछाल कर खिलाती है और ऐसा करने पर बच्चा भी बहुत आनंदित महसूस करता है। इस प्रकार से बच्चे को उछाल कर खिलाने की क्रिया को लौका देना कहते हैं। यह लोक भाषा का शब्द है। गेसुओं में कंघी करना, गेसुओं शब्द है ये उर्दू का है, कंघी हिंदी का है। घुटनियों में, घुटनियों जो है ये लोक भाषा का है, घुटनों के बीच में थाम लेती है और पिनाती है कपड़े, पिनाती यानी पहनाना, ये भी लोक भाषा का ही शब्द है। माता स्नान कराकर अपने बच्चे को निर्मल जल से नहला धुला करके अपने बच्चे को उसके बालों में कंघी करके, उसको बिल्कुल साफ सुथरा करके, उसको बालों में कंघी करके जब उसे कपड़े पहनाती है तो बच्चा भागने लगता है। उस बच्चे को भागदौड़ से बचाने के लिए माताएं सामान्य तौर पर अपने घुटनों में बच्चे को थाम लेती है, पकड़ लेती है और तब उसे कपड़े पहनाती है। इस प्रकार का जो इसमें शब्द प्रयोग हुआ है, घुटनियाँ और पिन्हाती है, ये लोक भाषा के शब्द इसमें प्रयोग हुए हैं। छाई है घटा गगन की, हिंदी का प्रयोग इसमें हुआ है। जिदी आया है, जिदी आया है उर्दू का शब्द है। बालक तो है ही हिंदी का शब्द है। और इस प्रकार प्रिय विद्यार्थियों, आज हमने कक्षा 12 आरोह भाग 2 अध्याय 9 फिराक गोरखपुरी द्वारा रचित रुबाइयाँ और गजल से संबंधित अभ्यास प्रश्न हल किए हैं। अभ्यास प्रश्न हल करते समय मेरा आपसे सदैव यह आग्रह रहता है कि आप महत्वपूर्ण बिंदुओं को अपनी नोटबुक में अवश्य अंकित कर लिया करें, जिससे आपकी पढ़ाई और अधिक मजबूत हो सके और परीक्षा में आपको बेहतरीन अंकों की प्राप्ति हो सके। अगले वीडियो में हम अध्याय 10 कवि उमाशंकर जोशी द्वारा रचित कविताएं, जिसका शीर्षक है छोटा मेरा खेत, और दूसरी कविता जिसका शीर्षक है बगुलों के पंख, लेकर आपके समक्ष उपस्थित होंगे।
तब तक नमस्कार।